हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने नेशनल इनकम का पहला जो लेक्चर है, जो बेसिक लेक्चर मैंने अपलोड किया था लास्ट टाइम, वो देख लिया है, वो पढ़ लिया है। आज हम लोग लेके आ रहे हैं नेशनल इनकम का बेसिक्स का ही सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो बेसिक्स का फर्स्ट लेक्चर पहले कंप्लीट करना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। ठीक है, चलो। अगर आपने बेसिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये याद होगा कि हमने एक क्वेश्चन पे खत्म किया था। क्या क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि सर व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत सिंपल सा सवाल है कि गुड्स हमने बांटे थे, बहुत सारे बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें से लास्ट था टाइप ऑफ गुड्स। तो टाइप ऑफ गुड्स में बहुत सारा गुड्स था। कंज्यूमर गुड्स बटा था 4 पार्ट में, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, पेरिशेबल एंड ऑल दैट। तो अभी वहां से ही उठ के आ रहे हैं, वहीं से लेके चल रहे हैं, उसको स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम के लिए। अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ध्यान दो। क्या कह रहा है? फाइनल गुड्स किसको कहते हैं? सबसे पहले फाइनल गुड्स का जो डेफिनेशन है ना, फाइनल गुड्स के डेफिनेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें बेसिस बन जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री। सबसे पहले मैं ये दोनों बेसिस समझा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। समझो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि भाई ये एक फैक्ट्री है, अभी इस फैक्ट्री में क्या होता होगा सोचो। इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाता है और ये रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होके बाहर आता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके बाहर आता है। तो ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। तो जब भी रॉ मटेरियल इस प्रोसेस में रहता है, हम उसको कहते हैं कि वो किस में है? वो प्रोडक्शन बाउंड्री में है। किस में है? प्रोडक्शन बाउंड्री में है। तो चीजें बहुत सिंपल हैं कि अगर किसी भी गुड्स में कोई भी फंडामेंटल बदलाव अभी चल रहा है, तो वो किस में है? प्रोडक्शन बाउंड्री में है। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे जिलेबी बनता है, तो जिलेबी बनने से पहले उसका घोल बनता है, तो वो जो घोल है वो क्या है? वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री में है, राइट। उसके पहले वो रॉ मटेरियल था, उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनेगा, उसके बीच में वो कहां पे है? प्रोडक्शन बाउंड्री में है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन बाउंड्री। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बेसिस है वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट बेसिस क्या है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब समझो। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि अगर किसी भी कमोडिटी को दोबारा हम बेचते हैं, तो हम उसी दाम पे तो नहीं बेचते, हमें चाहिए होता है प्रॉफिट, तो हम उससे ज्यादा दाम पे बेचते हैं। यानी बहुत सिंपल सा बात है, 10 रुपए का चीज अगर तुम लेके आ रहे हो, तो उसमें 5 रुपए ऐड करोगे और उसको 15 रुपए में बेचोगे। तो यहां पे उस कमोडिटी का क्या हो गया? वैल्यू एडिशन। क्या बोलेंगे कि उस कमोडिटी का क्या हो गया? वैल्यू एडिशन, ठीक है। और ये चीज हर कोई करता है। एक जो शॉपकीपर है आपके गली में, वो क्या करता है? वो एक सामान लेके आ रहा है, वो सामान सस्ते दाम पे लेके आ रहा है, और आपको किस में बेच रहा है? आपको महंगे दाम में बेच रहा है, मतलब दाम ज्यादा करके बेच रहा है। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें रख रहा है। तो वो क्या कर रहा है? प्रोसेस क्या है? वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन का मतलब है जब किसी भी कमोडिटी को रीसेल किया जाए और रीसेल करने के लिए उसके वैल्यू को जब बढ़ाया जाए, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि क्या स्टेप हुआ? वैल्यू एडिशन। तो 2 बेसिस तो समझ में आ गया, एक प्रोडक्शन बाउंड्री और एक वैल्यू एडिशन। अभी बोलोगे सर इससे डेफिनेशन का क्या मतलब है? इससे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट कैसे होगा? तो समझो, आ जाओ। क्या कह रहा है? फाइनल गुड्स वैसे गुड्स होंगे जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या कर चुके होंगे? क्रॉस। जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्या कर लिया होगा? क्रॉस कर लिया होगा। आपने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर लिया, मतलब क्या हो गया कि अभी उन गुड्स में कोई और चेंजेस नहीं है, कोई और बदलाव उस गुड्स में नहीं है। वो गुड्स टोटली रेडी है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन और फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन। ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? वैल्यू एडिशन कंप्लीट होने का मतलब है कि इस कमोडिटी में और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके फिर इसको और आगे नहीं बेचा जा रहा है।
मतलब अगर मैं कोई कमोडिटी लेके आ रहा हूं, से अभी मैंने पढ़ा लिया, मुझे डेयरी मिल्क खाने का मन किया, तो डेयरी मिल्क हम खरीद रहे हैं शॉपकीपर से, अभी हम उसको खरीद के अपने पास रख रहे हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसमें वैल्यू ऐड करके किसी और को बेचने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे डेयरी मिल्क मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। क्यों हो गया फाइनल गुड्स, समझो, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन डेयरी मिल्क। सेकेंड है कि आई एम नॉट रीसेलिंग डेयरी मिल्क, आई एम कंज्यूमिंग इट। तो ये दोनों कंडीशंस जिस कमोडिटी के लिए भी फुलफिल होते हैं वो कमोडिटी क्या कहलाता है, फाइनल गुड्स कहलाता है। याद रखना, दोनों कमोडिटी की जरूरत है। यहां पे कंडीशन लगता है बोथ, यहां पे क्या लगता है, बोथ कंडीशन लगता है, दोनों कमोडिटी की जरूरत है। डिफाइन कैसे करेंगे जल्दी से मेरे साथ। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री एंड वैल्यू एडिशन इज कंप्लीट इन दीज कमोडिटीज। ये ऐसे कमोडिटीज हैं जो रेडी हैं किस चीज के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये था आपका फाइनल गुड्स, बढ़िया। अब आ जाते इंटरमीडिएट गुड्स पे। इंटरमीडिएट गुड्स जस्ट इसके अपोजिट क्या कह रहा है कि ये प्रोडक्शन बाउंड्री में है, मतलब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बाउंड्री में है, अभी उसमें बदलाव होने बाकी है, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। जैसे कॉफी बीन्स, अभी आप कॉफी पीने जा रहे हो कैफे में, तो कॉफी बीन्स जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, अभी उसमें बदलाव होगा, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स बन गया, ठीक है। अच्छा, सिर्फ बदलाव ही नहीं, ये भी हो सकता है कि वो कमोडिटी रेडी है। ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, उसने मैगी बनाई। अब क्या मैगी डायरेक्टली आपके पास आता है, सोचो, कंपनी ने मैगी बनाई, नेस्ले ने मैगी बनाई, क्या डायरेक्टली आपके पास आता है, नहीं, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल गुजरता है ना, जैसे होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास आएगा, फिर आपके पास आएगा। तो यहां पे होलसेलर के पास जब मैगी पहुंचा तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री तो क्रॉस कर चुका था, बिकॉज कमोडिटी तैयार हो गया था, बट वहां पे क्या कंप्लीट नहीं हुआ था, वैल्यू एडिशन। क्या कंप्लीट नहीं हुआ था, वैल्यू एडिशन, क्योंकि होलसेलर लेगा मैगी सस्ते दाम पे और रिटेलर को देगा महंगे दाम पे, रिटेलर लेगा सस्ते दाम पे और कंज्यूमर को देगा महंगे दाम पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि आपके किराना दुकान वाले के पास अगर मैगी है तो क्या वो मैगी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर रहा है, क्या वो मैगी बदल रहा है, नहीं, पैकेट वैसे ही है, वो जैसा खरीद रहा है वैसे ही आपको बेच रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चेंज किस में होता है, चेंज होता है उसके प्राइस में। तो यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन। तो इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जिनमें वैल्यू एडिशन अभी क्या नहीं हुआ है, वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वैल्यू एडिशन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। और यहां पे कंडीशन लगता है और, यहां पे कंडीशन क्या लगता है, और, जैसे फाइनल में लगता था बोथ, यहां पे लगता है और, मतलब अगर प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है तब भी वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट, और अगर वैल्यू एडिशन इनकम्प्लीट है तब भी क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं सम अप कर रहा हूं, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ना, मेरे साथ बोलना। फाइनल गुड्स क्या है, वैसा गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या किया हो, क्रॉस किया हो, जिसमें वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो गया हो। इंटरमीडिएट गुड्स वैसा गुड्स जो विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री है और जिसमें वैल्यू एडिशन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू फाइंड वेदर अ गुड इज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड्स ऑन एंड यूज। अच्छा, बढ़िया चीज क्या कह रहा है कि एंड यूज की बात हो रही है। अभी ये एंड यूज क्या है ये समझो। देखो, अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि सर ये बताइए कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का ना कुछ एग्जांपल, कि सर ये फाइनल गुड्स होते हैं और ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, क्या ऐसा कुछ एग्जांपल हो सकता है? तो ध्यान से ऐसे समझना कि ऐसे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दीज आर द फाइनल गुड्स एंड दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो डिपेंड करता है कि वो गुड्स किसके पास है और वो उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं किसको? हम ले रहे हैं सबकी प्यारी मैगी। अभी ध्यान दो, एग्जाम्पल में आ गया मैगी। मैगी क्या है सर? मैगी फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है?
अभी हम लोग बात करेंगे कि मैगी फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी बोलोगे सर फाइनल है क्योंकि हम लोग खाते हैं। अभी आपने बताया कि मैगी का पैकेट लेके आ रहे हैं और खा रहे हैं। अभी फिर वही है, समझना एंड यूज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एंड यूज की एक्चुअल में ये मैगी है किसके पास। ध्यान से देखो, अगर ये मैगी किसके पास है, आपके घर में है, आपकी मम्मी ये मैगी बना रही है और आपको खिला रही हैं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया फाइनल गुड्स। क्या बन गया? ये बन गया फाइनल गुड्स। क्यों बन गया फाइनल गुड्स? क्योंकि अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब ये बिक नहीं रहा है, ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, ये खाने के पर्पस के लिए है। ठीक है, तो मैगी जो है, मैगी कौन सा गुड्स बन जाएगा? फाइनल बन जाएगा अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो। अब यहीं पे तुरंत बदलाव है, समझना। अगर यही मैगी इस स्टोर के पास चला जाए, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं ना जो कॉफी और मैगी बना के बेचते हैं, अलग अलग वैरायटी का। ठीक है, स्टूडेंट मैगी, आटे वाली मैगी, न्यूट्रिशन मैगी, कैरीमिनाटी मैगी, राइट, बहुत सारे मैगी होती है, इतने सारे नाम है, इट्स फनी। एनीवेज, तो ऐसा अगर ऐसा कोई स्टोर है तो उस स्टोर में मैगी का पैकेट जो जा रहा है वो फिर से देखो किस पर्पस से जा रहा है, रीसेल पर्पस से। उसको खरीदा जा रहा होगा, उसको रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट किया जाएगा और वहां पे जाके उसमें बदलाव करके जब सेल किया जाएगा कस्टमर को, तो यहां पे मैगी क्या बन जाएगा? यहां पे मैगी हमारा बन जाएगा इंटरमीडिएट मैगी, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। तो सेम प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट एक टाइम पे बनता है फाइनल और एक टाइम पे बनता है इंटरमीडिएट। तो सर ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है बच्चा लोग किस पे? एंड यूज पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में वो पर्सन इस कमोडिटी का क्या यूज कर रहा है। देखो, यूज बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, कि अभी मैगी, जैसे इस स्टोर का बात कर रहा हूं, मान लो इस स्टोर के मालिक का नाम है राम। ठीक है, तो राम ने क्या किया? राम मैगी लेके जा रहा है, कस्टमर्स को बेच रहा है ना, कि भाई आप खा लो। तो वहां पे ये क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। बट इंटरेस्टिंग केस यही है कि राम अगर उन्हीं पैकेट्स में से कुछ पैकेट्स अपने घर लेके जाता है, तो वो पैकेट्स उसके लिए क्या बन जाएंगे? फाइनल। क्योंकि वो वहां पे क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, वो उसको बेचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि घर में भी बना के बच्चों से पैसे ले रहे हैं। अगर ऐसे होने लगा तो भाई केस गड़बड़ है ना। तो यहां पे क्या हो गया? बहुत सिंपल सी बात है कि आप क्या यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड है। जैसे एक शॉपकीपर है, अभी उसने हॉर्लिक्स के बहुत सारे डब्बे रखे हैं बेचने के लिए। अब हॉर्लिक्स का डब्बा रखा हुआ है, अब सेल हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। लेकिन उसी हॉर्लिक्स के डब्बे में से एक डब्बा, फोन आया उसको कि हाँ आज लेके आइएगा, तो अब वो लेके चले गए अपने घर के लिए ताकि अपने बच्चों को पिलाएं। अब वो क्या बन गया उनके लिए? वो बन गया उनके लिए कौन सा? फाइनल गुड्स बन गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, कौन से गुड्स इंटरमीडिएट होंगे, कौन से गुड्स फाइनल होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एंड यूज पे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया सर। अब ध्यान से सुनो, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जब इस लेवल तक बच्चों को समझ में आ जाता है, तो यहां से आता है एक सिंपल सा ट्रिकी पार्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, बढ़िया, एकदम ध्यान से सुनना। जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का क्लासिफिकेशन है ना, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट होगा जो प्रोड्यूसर के पास जाएगा और एक पार्ट है जो कंज्यूमर के पास जाएगा। यानी सिंपल है कि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक बांट रहे हैं प्रोड्यूसर गुड्स और एक बांट रहे कंज्यूमर गुड्स। बढ़िया, अच्छा शुरुआत कंज्यूमर गुड्स से करते हैं क्योंकि बहुत आसान है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वैसे गुड्स जिसको सेटिस्फैक्शन पर्पस के लिए कंज्यूम किया जाता है, जिससे यूटिलिटी डिराइव होती है और लोग खुश होते हैं कि भाई ये कमोडिटी है, मैंने कंज्यूम किया, नाउ आई एम हैप्पी, राइट। कंज्यूमर गुड्स लाइक अगर मैगी कंज्यूम किया जा रहा है हाउस होल्ड में, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर में, मैं कंज्यूम कर रहा हूं अपने घर में बना के, ये क्या हो गया? हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है। लक्स कंज्यूमर गुड्स है, बिस्किट्स कंज्यूमर गुड्स है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे
ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, फाइनल गुड्स बन जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, फाइनल गुड्स बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस एंड नो वैल्यू एडिशन। अभी ट्रिकी पार्ट ये आता है, तो जहां भी इधर उधर अगर ध्यान दे के पढ़ रहे हो प्लीज फोकस करना, ये पार्ट ट्रिकी है, ठीक है। आसान है बट यही है कि ध्यान भटक जाता है बच्चों का, तो वो स्किप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। ध्यान से समझना, स्टोरी हमारी आ रही है किसकी, प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन होता है भाई, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। फैक्ट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब हर वो गुड्स जिसको प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। बढ़िया, हर वो गुड्स जिसको प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। जैसे मैं पढ़ाने के लिए बेंचेस का यूज कर रहा हूं, ये स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहा हूं, तो ये सब क्या हो गया मेरे लिए, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी में दो टाइप होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के भी दो टाइप होते हैं। बिफोर गोइंग ऑन दिस पार्ट, आप अभी ध्यान से एकदम फोकस करके मेरी बातों को सुनो, ठीक है। प्रोड्यूसर में दो टाइप के गुड्स प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस करता है, एक जो एक बार लगता है और लंबे समय के लिए चलता है, ठीक है। एक बार लगा, लंबे समय के लिए चला। जैसे अगर फार्मर का एग्जांपल ले तो ट्रैक्टर क्या हो गया, एक बार लगा और लंबे समय के लिए चला। बढ़िया। अच्छा, उसी में अगर सीड्स की बात करते हैं या फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो गया कि ये सिर्फ एक सीजन में लगते हैं, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए लगते हैं फिर बदलते हैं, कुछ दिनों के लिए लगेंगे, एक ही बार के लिए लगेंगे और फिर नया ले आना पड़ेगा, इजंट इट। जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे लग रहे हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोड्यूसर गुड्स है। चेयर लगा रहे हो, टेबल लगा रहे हो, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा कोजी बना रहे हो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वन टाइमर है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वन टाइमर है, तो एक बार लगेगा। बट सब्जियां हर दिन आएंगी, हर बार आएंगी, मसाले हर दिन आएंगे, हर बार आएंगे। तो प्रोड्यूसर गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक जो लॉन्ग टर्म के लिए लगते हैं, एक जो शॉर्ट टर्म के लिए लगते हैं। यहां तक दिमाग में चला गया। अब इसी बेसिस से स्टिक करके पढ़ना। वैसे प्रोड्यूसर गुड्स जो लंबे समय के लिए लगे, या फिर जो लंबे समय के लिए प्रोड्यूसर जिनको यूज कर रहा है कि भाई एक बार इनमें खर्च कर दो, अब ये 4 साल 5 साल 6 साल तक चलेंगे, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ये बन जाते हैं हमारे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स अलग अलग तरीके से बोला जाता है। प्रोड्यूसर के फाइनल गुड्स वैसे गुड्स जो कैपिटल की तरह ट्रीट होते हैं, वैसे गुड्स जो किसकी तरह ट्रीट होते हैं, कैपिटल की तरह ट्रीट होते हैं या फिर कैपिटल गुड्स होते हैं, वो बन जाते हैं क्या, वो बन जाते हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, ठीक है। जैसे मशीन्स देख रहे हो, ये जो मशीन्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं, इनको अप्लाई करने, इनको बिजनेस में लगाने में अच्छा खासा खर्च लगा होगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये हर बार बिक रहे, और ऐसा नहीं है कि इनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में तुरंत बदलाव हो जाता है बाय प्रोडक्शन, है ना। ये रह जाता है, एक बार अप्लाई हुआ 10 साल 15 साल 20 साल तक चल रहा है, राइट। तो इनको फाइनल ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, फाइनल ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं। इनका जो खर्च है उसको प्रोडक्ट के वैल्यू में ऐड नहीं किया जाता। अगर करने लगेंगे तो हर प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा दिखेगा, राइट। तो इनको धीरे धीरे करके रिडीम किया जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बट अभी आप बस इतना समझो, छोटे से दिमाग के लिए इतना प्रेशर नहीं दूंगा, बस ध्यान से इतना समझना, दिमाग में बस इतना रखना कि वैसा प्रोड्यूसर गुड्स जो साल भर से ज्यादा चलता है, जो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए चलेगा, मतलब एक बार आपने खर्चा किया 5 साल के लिए चल रहा है, तो वो कैसे गुड्स बन जाएंगे, वो बन जाएंगे प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, है ना। और वैसे गुड्स जो हर बार रिपीट होते हैं, हर 10 दिन पे खरीदना पड़ता है, हर 15 दिन पे खरीदना पड़ता है, यानी वो रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे कोल, किसी भी फैक्ट्री में जाओगे तो कोल का इस्तेमाल होता है। अभी ये जो कोल है वो हर बार यूज हो रहा है। कैसा टाइप है, किस टाइप में बन गया ये बन गया इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर
गुड्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स। शॉर्ट टर्म के लिए क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है। अब इसी में एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे एक टीचर है, तो टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड जो होगा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है बच्चा, आप उसका टेंशन नहीं लेना, बस याद रखना कि वो फाइनल है। प्रोड्यूसर गुड्स के कैटेगरी में दो टाइप आएगा, फाइनल एंड इंटरमीडिएट, राइट। तो यहां पे फाइनल हो सकता है, क्यों? क्योंकि बोर्ड जो है वो एक बार आएगा और लंबे समय के लिए चलेगा। बट यहीं पे चौक क्या हो जाएगा? चौक हो जाएगा इंटरमीडिएट, क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, एवरी डे नया, एवरी डे एवरी मंथ नया, राइट। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एस्पेक्ट, ओवरऑल कंसेप्ट। आई होप फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स पूरा का पूरा क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात, सर नेशनल इनकम में क्यों पढ़ रही है चीज? तो नेशनल इनकम में याद रखना, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं? सिर्फ फाइनल गुड्स को। इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम आता है डबल काउंटिंग का। इंटरमीडिएट का जो वैल्यू है वो ऐड होके ही फाइनल बना है। अब एक बार फाइनल ऐड कर लिया तो दोबारा इंटरमीडिएट ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझो मेरी बात, कि जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं इन सबके वैल्यू को जोड़ते जोड़ते लास्ट में क्या बना है? फाइनल। तो अगर हम दोबारा इंटरमीडिएट को ऐड कर लेंगे तो हमारा नेशनल इनकम बेफिजूल में ज्यादा दिखेगा, जबकि एक्चुअल में वो उतना है नहीं। तो इसीलिए नेशनल इनकम में सिर्फ कौन सा गुड्स इंक्लूड होता है? फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आई होप फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई डाउट है, अगेन मैं कह रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन करो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो कंसेप्ट है फाइनल गुड्स में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चा यहां पे कि दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, है ना। प्रोड्यूसर्स गुड्स में दो टाइप होता है, एक जो शॉर्ट टर्म के लिए और एक जो लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ये जो लॉन्ग टर्म वाले गुड्स है ना, उन पे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म वाले गुड्स जो अप्लाई होते हैं यार प्रोड्यूसर्स के लिए, जो हम गुड्स लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, कहां से लगाते हैं, राइट। जो भी गुड्स हम खरीदते हैं और बिजनेस में लगाते हैं उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट। अभी हम आगे आने वाले टॉपिक में इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस ऐसे समझ लो कि बिजनेस में जो पैसे लगाए जाते हैं इस उम्मीद से कि बिजनेस प्रॉफिट देगा और हम भी कुछ अर्न कर पाएंगे, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने से गुड्स खरीदते हैं, मशीन्स खरीदते हैं और बिजनेस में लगा देते हैं, फैक्ट्री में लगा देते हैं। अभी देखो ये पूरी की पूरी फैक्ट्री है, इसमें कितने सारे मशीन्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो मशीन्स हैं, ये मशीन्स नए के नए रह जाएंगे क्या? जब नए नए मशीन्स आते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनफैक्ट आपके घर में भी जब बाइक आया, कार आया, तो क्या बढ़िया एकदम नया नया आया, है ना। आपने भी बहुत एंजॉय किया कि अरे नई गाड़ी में जाएंगे, नई बाइक पे चढ़ेंगे, है ना। बट क्या वो वैसा ही रह गया? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सिंपल आप अपना फोन ले लो, राइट। आपने जब फोन परचेज किया तो वो फोन अलग था, वो अलग फंक्शन करता था, स्मूथ फंक्शनिंग था, एवरीथिंग वाज फाइन। उसका जो मींस लुक था वो एकदम यूनिक था, नया था। अच्छा, विथ टाइम क्या वैसा ही रहा? नहीं ना। विथ टाइम वो क्या हुआ? वो कम हुआ। विथ टाइम उसका वैल्यू, उसका लुक, उसका फंक्शन सारा का सारा कम हुआ। इसी स्टेप को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी चीज को लिया जाता है, इसी वैल्यू को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ध्यान से सुनो, आई मीन पढ़ो मेरे साथ। क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन, क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज इन, किस चीज का डिक्रीज? वैल्यू ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे मशीन, ये जो मशीन है ना, इस मशीन का जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं इस मशीन का वैल्यू है 1 लाख रुपीस, राइट। जब ये स्टार्टिंग में परचेज हुआ, इसका वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपीस। क्या ये 1 लाख ही रह जाएगा? क्या ये साल भर के एंड में 1 लाख रह जाएगा? नहीं, ये यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अच्छा, यूज होने से चीजें खराब होती हैं,
एक्चुअली यूज होने से चीजें मतलब यूटिलाइज होती हैं, तो ऑफकोर्स उनमें कुछ वियर एंड टियर होता है। जाहिर सी बात है, बाइक चलाओगे तो चेन पे असर पड़ेगा, इंजन पे असर पड़ेगा, टायर घिसेंगे, तो ये वियर एंड टियर है। क्या है? वियर एंड टियर। जब आप यूज करते हो किसी चीज को तो उसके एसेट्स में उसके जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करता है, क्योंकि वो यूज हो रहा है ना। इसीलिए सेकेंड हैंड गुड्स का जो वैल्यू है वो फर्स्ट हैंड गुड्स से बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि वहां पे क्या चार्ज किया जाता है? डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब समझो, डेप्रिसिएशन दो कारणों से होता है। एक होता है वेयर एंड टियर और एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, राइट? मतलब क्या है? यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई के कारण टेक्नोलॉजी चेंज कर गया, जैसे अभी एआई आ रहा है। क्या आ रहा है? एआई। अभी एआई जैसे ही आएगा, बहुत सारे मशीन्स जो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी आपने जो मशीन खरीदा है, अगर वो उसमें एआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या वो मशीन काम करेगा कि वो मशीन हट जाएगा? जाहिर सा बात है, वो मशीन हट जाएगा। तो ये जो चीज है इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है? तो अभी एक्सपेक्टेड है, ये पता है, ये जानते हैं, ये बिजनेसमैन को इस चीज की भनक पहले से रहती है। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे बन गया डेप्रिसिएशन। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अच्छा, ये चीज समझना मेरी बात। देखो, नेशनल इनकम में ना हमेशा नेम को ना टेढ़ा मेढ़ा करके आपको कंफ्यूज करेगा। आप ना इस चीज के लिए रेडी रहना, है ना, कि नेशनल इनकम में नाम रहता है। अब नाम रहेगा कुछ और वहां पे लिख देगा कुछ और, पूछेगा कुछ और। निक नेम होता है ना, निक नेम का यूज करेगा, या फिर आप निक नेम से जान रहे हो, उसका एक्चुअल नेम पूछ देगा। अब ना आप कंफ्यूज कर जाते हो, है ना। तो यहां पे यही चीज है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं कहलाता नेशनल इनकम में। न्यूमेरिकल में भी देखोगे ज्यादातर क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है। तो जहां भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, तुरंत ध्यान देना, तुरंत फोकस करना कि नहीं सर, यहां पे ये कोई अनफ्रेंडली चीज नहीं है, ये हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चलो। लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज कैपिटल लॉस। अच्छा, ये क्या चीज है समझना। देखो, जहां पे एक्सपेक्टेशन है, जहां पे पहले से पता है कि हाँ चलो इतना तो खराब होगा, इतना तो नुकसान होगा, या फिर इतना तो वैल्यू डेप्रिशिएट करेगा ही करेगा, जहां पता है वहां पे डेप्रिसिएशन होगा। जहां पता है वहां पे क्या है? डेप्रिसिएशन। लेकिन जहां पता ही नहीं हो, वो जहां पे एक बैग कुछ ऐसा अनइवन हो जाए या फिर मींस मिसहैप हो जाए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए या फिर आग लग जाए या फिर फ्लड आ जाए, अब इन कारणों से अगर एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है? अगर किसी भी ऐसे कारण से जो उम्मीद में नहीं था, जिसकी भनक नहीं थी, जो एक बैक हुआ, जो अनएक्सपेक्टेड था, अनसर्टेन था, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल लॉस बोला जाता है, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। ये चीज याद रखना। ठीक है? तो ये कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अभी सवाल है, सर कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ते क्यों हैं हम लोग? तो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रॉस और नेट कंसेप्ट के लिए। ठीक है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल, कि भाई जो टोटल वैल्यू है ना, जो शुरू से वैल्यू रहा है, वो ग्रॉस है। अब ग्रॉस वैल्यू हमेशा तो नहीं रहता, क्योंकि वो यूज होता है और समय के साथ क्या होता है? वैल्यू रिड्यूस होता है। तो जब डेप्रिसिएशन हम हटा देते हैं ग्रॉस में, तो बन जाता है नेट। क्या बनता है? नेट बनता है। अब यही ग्रॉस और नेट के कॉम्बिनेशन को या कनेक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे। ठीक है? अब आ जाओ कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बताया था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। आ जाओ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? देखो, इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स एक्वायर्ड। एसेट्स एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है सर? तो देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए आपको मशीन चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए।
तो जब आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो या रेंट पे ले रहे हो, मशीन खरीद रहे हो या फिर रेंट पे ले रहे हो, यानी आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ये एक्वायर क्यों कर रहे हो, किस उम्मीद से कर रहे हो? तो यू आर एक्वायरिंग एन एसेट्स, आप इन एसेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इन्वेस्ट इन टू बिल्ड वेल्थ। क्यों कर रहे हैं? ताकि वेल्थ बिल्ड हो, ताकि प्रॉपर्टी बिल्ड हो, ताकि हमारा पैसा और बढ़े। 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाएं ताकि उस 10 लाख को हम 20 लाख, 25 लाख और 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स एक्वायर्ड और इन्वेस्टेड इन टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम द हार्ड अर्न्ड इनकम। अच्छा थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम अर्न करते हैं। अच्छा इस इनकम को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं जो कंजम्पशन कहलाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेविंग्स। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? सेविंग्स। अच्छा ये जो सेविंग्स है, इसी सेविंग को हम इकट्ठा करते जाते हैं। एक दिन का सेविंग नहीं होता, कई सालों का सेविंग होता है, कुछ लोगों का तो जिंदगी भर का सेविंग होता है। तो ये सेविंग इकट्ठा होते जाता है और जब ये पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है तो ये पैसा कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, बिजनेस में लगा के अपना बिजनेस खोलते हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, शेयर मार्केट आ गया है, म्यूचुअल फंड आ गया है, SIP आ गया है कि आप उतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि 10 लाख हो जाए तब आप बिजनेस करिए, आप अभी से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं प्योर बिजनेसमैन की बात करूं तो बिजनेसमैन बिजनेस कैसे करता है? 2 तरीके से, या तो लोन लेगा या फिर अपने पैसे को इकट्ठा करके कैपिटल लगाता है। तो यहां पे ना बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाया? इन्वेस्टमेंट कहलाया। तो क्या इन्वेस्टमेंट है, फिर से समझना। इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स एक्वायर्ड। भाई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, किस लिए? बिजनेस करने के लिए, ताकि क्या बना सके? वेल्थ बना सके। अच्छा ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां से इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने इनकम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है, देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोला जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन। बताया था ना, नेशनल इनकम में निकनेम से काम नहीं चलेगा, उसका एक्चुअल नाम चाहिए। तो नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बेटा, बैठ के सिर्फ सुनना नहीं प्रवचन टाइप, इसको ना लिखना। अगर लिखोगे नहीं तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पॉज करके वीडियो पूरा का पूरा लिख लो और उसके बाद लेक्चर को सुनो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी इनफैक्ट। तो इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी बताया था कि प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स खरीदता है, तो कुछ गुड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कुछ गुड्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो भाई प्रोड्यूसर इन्वेस्ट ही तो कर रहा है ना, प्रोड्यूसर कैपिटल ही लगा रहा है, प्रोड्यूसर कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब यहीं से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का कंसेप्ट निकलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही रहने दो कि इन्वेस्टमेंट 2 टाइप में बंटता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में आ जाओ, है ना। यहां पे हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, ये बेसिकली एक कॉफी मेकिंग मशीन है। इस मशीन का दाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 43,000 के अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है, अभी ये दाम है कितना? 43,000। तो कोई भी कैफे अगर इस कॉफी मशीन को लगा रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा भाई? 43,000। उसका इन्वेस्टमेंट कितना कहलाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 43,000। अब बच्चा बात समझो, अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2024, कब हुआ है? 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो क्या ये इतना ही वैल्यू का रह जाएगा 1 साल बाद? नहीं ना। अच्छा, नेशनल इनकम हम साल भर के लिए पढ़ते हैं, यानी नेशनल इनकम जब हम काउंट करेंगे तो हम साल भर के लिए काउंट करेंगे, बिकॉज इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने, जाओ लास्ट वीडियो चेक करो एक बार।
तो स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। अच्छा, साल भर में इसका वैल्यू 43,000 ही रह जाएगा क्या? नहीं ना, वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। बिल्कुल, वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो वैल्यू डिक्रीज कर गया। अच्छा, कैसे डिक्रीज करेगा, कितने से डिक्रीज करेगा, दैट इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। हम मान रहे हैं कि इसका वैल्यू डिक्रीज कर गया है कितने से? 3,000 से। मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं बस कि इसका वैल्यू कितने से डिक्रीज कर रहा है? 3,000 से। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचा दैट इज 40,000, ये 40,000 क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वैल्यू है नेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ये कहलाएगा आपका लास्ट में। जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अभी सिंपल सी बात है कि जब हम लोग जीडीपी बात करेंगे तो जीडीपी भी ग्रॉस कंसेप्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी है ना, ग्रॉस कंसेप्ट है। तो वहां पे 43,000 ही ऐड होगा। बट जब हम दूसरे एग्रीगेट्स पढ़ेंगे जिसमें नेट कंसेप्ट आ रहा है, जैसे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे 43 नहीं होगा, वहां पे क्या ऐड होगा? 40,000। वहां पे क्या हट जाएगा? 3,000 हट जाएगा, बिकॉज ये डेप्रिशिएशन है। ये क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका ग्रॉस और नेट का फंडा कि ग्रॉस से क्या माइनस हो जाता है? डेप्रिसिएशन। क्या बन जाता है? नेट बन जाता है। देखो बहुत सिंपल है, याद रखना कौन बड़ा है। ठीक है, याद रखना कौन बड़ा है? ग्रॉस बड़ा है, तो ग्रॉस में से माइनस, बड़े में से हमेशा माइनस करेंगे तभी छोटा आएगा ना। तो ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। और नेट छोटा है ना, तो नेट में हमेशा जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? डेप्रिसिएशन, क्या बन जाएगा? ग्रॉस बन जाएगा। ये चीज ना एकदम याद रखना। ये जब हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो वहां पे बहुत काम देगा। ग्रॉस टू नेट एंड नेट टू ग्रॉस। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, अगेन देखो आज का जो बेसिक्स का क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट के लिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, बट आज का जो लेक्चर है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं क्योंकि वो ध्यान से इसको नहीं पढ़ते। बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद आपको दोबारा ये, मतलब मुझे लगता है कि अगर ध्यान से पढ़ लिए तो भूलोगे नहीं। चलो, कंसेप्ट है किस चीज का? डोमेस्टिक टेरिटरी का। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों आ रहा है इस पे बात करते हैं। देखो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम अभी तक क्या पढ़ लिए कि भाई देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, वो एक जगह क्या कहलाया? नेशनल इनकम। तो देश में पढ़ रहे हैं ना। अब ये जो देश है, ये देश क्या माना जाए सर क्या माना जाए कि कहां पे है, कहां तक प्रोड्यूस होगा? जमीन पे प्रोड्यूस होगा, हवा में प्रोड्यूस होगा, पानी में प्रोड्यूस होगा, कहां पे प्रोड्यूस होगा? किस किस लेवल को हम माने कि ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है? ये सवाल आ रहा था दिमाग में। तो सबसे पहले इस सवाल को आंसर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? देखो, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोला जाता है? तो जितना भी हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो डिक्लेयर किया गया है, पॉलिटिकल बाउंड्री है बेसिकली इंडिया का, ठीक है, वो हो गया हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ये बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स है जो हम लोग ट्रीट करते हैं। मिला जुला के पूरा का पूरा, अभी तो इकोनॉमिक टेरिटरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंडिया का, बट अगर डोमेस्टिक टेरिटरी मानोगे तो वो 12 नॉटिकल माइल से स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, बट अभी बेसिक्स के लिए 12 नॉटिकल माइल्स। तो ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल टेरिटरी कितना हो गया भाई? 12 नॉटिकल माइल्स। दूसरा क्या कह रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड करेगा? ध्यान से सुनो। पहला तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जहां पे सरकार का राज है, जहां पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस फॉलो करता है, जहां पे लॉ पूरा का पूरा हमारा कमांड करता है, जहां पे हमारे सरकार का पावर है, राइट? फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू गुजरात, आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं, अरुणाचल टू गुजरात, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। ये पूरा हमारा टेरिटरी हो गया। क्या टेरिटरी हो गया भाई? ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो गया।
फिर बात आ रहा है कि सर एक बात बताइए, यहां पे जो पानी है, यहां पे जो ओशियन है सर, वो क्या होगा? क्या वहां पे अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इंडिया का नेशनल इनकम होगा कि कहीं और का होगा? क्योंकि मछुआरे मछली तो पकड़ते हैं, पानी में पनडुब्बी तो होती है, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा? या फिर सर कि अभी ये तो इंडिया है, ये जमीन है, हवा में अगर कुछ है, हवा में अगर कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो क्या वो इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा? क्या वो इंडिया का टेरिटरी है? ये सवाल आ रहा था। तो सिंपल ये कह दिया कि भाई देखिए, जियोग्राफिकल टेरिटरी तो होगा ही, 12 नॉटिकल माइल्स अबव एंड बिलो सी, अबव एंड बिलो सी लेवल, पूरा का पूरा डाल दिया कि भाई जितना भी है आप ऊपर जाइए या फिर नीचे, अबव एंड बिलो सी लेवल पूरा का पूरा क्या हो गया? इंडिया मान लिया। नेक्स्ट, अगर कोई भी शिप है या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट है, कोई भी शिप या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट अगर है, तो वो भी क्या होगा? वो भी हमारा किसका पार्ट बन जाएगा बताओ? कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, जिसको कौन ओन कर रहा है? जिसको कौन ओन कर रहा है? इंडिया ओन कर रहा है, तो वो भी क्या बन जाएगा? हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब वो शिप जाए कहीं भी, अब वो शिप ऑस्ट्रेलिया होते हुए यूएस के तरफ बढ़े, बट उसमें होने वाला कोई भी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका पैसा हमारे पास आएगा ना। वो कहीं से कोई भी रोटेट करेगा, वो शिप वापस अपने घर ही आएगा और पैसा उसके घर का ही होगा। तो कोई भी शिप जिसको कौन ओन कर रहा है? कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट जिसको कौन ओन कर रहा है? इंडिया ओन कर रहा है। लास्ट है इंडियन एम्बेसी। लास्ट क्या है? इंडियन एम्बेसी। बेसिकली ये मैंने इंडिया लेवल पे आपको समझाया है। जब डोमेस्टिक टेरिटरी आप पढ़िएगा ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री जब लिखिएगा तो वो बिना किसी कंट्री को स्पेसिफाई करके लिखिएगा, ठीक है? जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री, एनी शिप और एनी एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय दैट country or owned by the central authority of that country, embassy of that country in abroad, right? जैसे इंडियन एम्बेसी इन अब्रॉड, वैसे ही एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री इन अब्रॉड। अभी ऐसे ध्यान दो, राफेल जो है भाई, राफेल बढ़िया, राफेल इंडिया का टेरिटरी। पानी में पनडुब्बी क्या है? इंडिया का टेरिटरी। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा है, ये पूरा का पूरा यहां से, ठीक है, ये पूरा पूरा ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या हो गया? हमारा टेरिटरी। पानी, पानी 12 नॉटिकल माइल्स अबव एंड बिलो सी क्या हो गया? हमारा टेरिटरी। प्लस जो बीजिंग में हमारा एम्बेसी है, चाइना में जो हमारा क्या है? चाइना में हमारा एम्बेसी है, ये एम्बेसी भी क्या हो जाएगा? ये एम्बेसी भी इंडिया का टेरिटरी है, इंडियन एम्बेसी है। अच्छा, इंडियन एम्बेसी के बाहर जितनी भी चीजें वो चाइना है, ठीक है? बट इंडियन एम्बेसी जो है वो क्या है? इंडियन एम्बेसी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। मतलब वहां पे अगर कुछ भी हो रहा होगा, वहां पे कोई भी एक्टिविटी होगा, तो वो हमारे जीडीपी में ऐड होगा। समझ में आ रहा है? अभी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है, जल्दी से काउंट करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री, कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी ऐसा वेसल पानी में या हवा में जो इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है या फिर प्राइवेट लोग जो इंडिया के हैं वो ओन करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी एम्बेसी, मतलब इंडिया का कोई एम्बेसी किसी भी कंट्री में अगर है तो वो भी इंक्लूड होगा किसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां तक का कंसेप्ट आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेसिडेंट ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट किस पे आते हैं? रेसिडेंट ऑफ अ नेशन। देखो, मैं सिटीजन का बात नहीं कर रहा, ठीक है? सिटीजनशिप अलग होती है, रेसिडेंटशिप अलग होती है। सिटीजनशिप बर्थ राइट होता है कि भाई आप उस कंट्री में जन्मे हो तो आप उस कंट्री के सिटीजन हो, बढ़िया। रेसिडेंटशिप रहने से आता है, नाम से ही क्या लग रहा है? रिसाइड करना, मतलब रहना। अगर कोई भी आदमी किसी भी कंट्री में रह रहा है, वहां काम कर रहा है
और वहीं पे खर्च कर रहा है, मतलब वो उसने अपनी फैमिली वहां बना ली है, उसने अपना घर वहां बना लिया है, अब वो वहीं रह रहा है, तो उसको वहां का रेसिडेंट बोलते हैं। उसको वहां का क्या बोलते हैं? रेसिडेंट। जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके वो चले जाते हैं बाहर, वो एमबीए कर रहे हैं, अभी एमबीए करने के बाद वो वहीं रह जाते हैं, पुणे जॉब कर रहे हैं, पुणे ही रह गए, तो अभी पुणे रह गए, वो बिहार आए ही नहीं, वो बंगाल आए ही नहीं, वो अपने गांव आए ही नहीं। अच्छा 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, वो कहाँ के रेसिडेंट हो गए? गांव के रह गए कि वो पुणे के हो गए? वो पुणे के हो गए। समझ में आ रहा है? अच्छा सिटीजन वो कहाँ के हैं? बर्थ कहां से है? वो एक्चुअल में है कहां के? नेटिव कहां के हैं? वो है अपने नेटिव प्लेस के, गांव के हैं, बट चले कहां गए? चले गए पुणे, तो रेसिडेंट कहां के हो गए? कहीं और के। यही चीज आप एब्रॉड के साथ भी कर सकते हो कि भाई आप जन्मे इंडिया में, बट अगर आप कहीं बाहर रहने लगो और वहीं पे अपना पूरा फैमिली सेटअप कर लो, वहीं पे आप अपना घर और बना लो, अपना सारा का सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वहीं कर रहे हो, वेल्थ वहीं एक्यूमुलेट कर रहे हो, आप बन गए वहां के रेसिडेंट। ठीक है, बट अगर आप गए हैं किसी एक सर्टेन पर्पस से, आप वहां पे काम किए और आप आ गए वापस, तो आप वहां के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, आप इंडिया के ही रेसिडेंट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप कहीं भी गए, जैसे इनको तो सब लोग जानते हैं, है ना, सब लोग जानते हैं और जानना भी चाहिए भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन ऑल ओवर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, राइट। तो अभी विराट कोहली जी, अभी ये जो है ना, बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये जो पर्सन है, ये पर्सन इंडिया के रेसिडेंट है, नो डाउट। जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते होंगे तो महीनों वो बाहर रहते होंगे, अभी बाहर रहते हैं तो क्या बाहर का कर दे? नहीं ना, ये बाहर जा रहे, बट क्यों बाहर जा रहे? गेम खेल रहे, गेम खेलने से पैसा आ रहा है, पैसा लेके कहां जा रहे? वापस इंडिया में, क्योंकि इनका घर कहां है? इंडिया में, इनका जो फैमिली है वो कहां है? इंडिया में है, तो ये एक्चुअल में रिसाइड कहां कर रहे हैं? इंडिया में। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? ध्यान से सुनो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया में है। चलो ध्यान देना, कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ नेशन, द वन whose center of economic interest, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी है, ऑफ अ कंट्री। तो वैसा आदमी जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस टेरिटरी में लाई करे, उसको उस टेरिटरी का क्या बोला जाता है? रेसिडेंट बोला जाता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करेगा, उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस कंसेप्ट से हम पता लगा पाते हैं कि कौन से ऐसे या कितने ऐसे इंडियंस हैं जो बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके फैक्टर इनकम कमा के इंडिया में ला रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? फैक्टर इनकम। अच्छा बच्चा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनकम दो टाइप का होता है, एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो होता है जो किसी प्रोडक्टिव पर्पस के बिहाफ में मिले। जैसे अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे उसका सैलरी मिलेगा, मुझे उसका वेजेस मिलेगा, तो सैलरी एंड वेजेस हो गया फैक्टर इनकम। लेकिन अगर मुझे मुफ्त में पैसे मिले हैं जो किसी प्रोडक्शन से नहीं हुआ है, जो ऐसे जो चैरिटी से मिल रहा है, वो डोनेशन से मिल रहा है, आउट ऑफ सिंपैथी मिल रहा है, वो मतलब नानी घर से पैसे मिल रहे हैं मिठाई खाने के लिए, या फिर बच्चों को माँ बाप पॉकेट मनी दे रहे हैं, ये सब ट्रांसफर इनकम है। ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप मिल रहा है, क्या है? ट्रांसफर इनकम है। तो फैक्टर इनकम होता है और ट्रांसफर इनकम होता है। नेशनल इनकम में हमेशा फैक्टर इनकम को लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन होना जरूरी है। यहां पे चैरिटी वाले पैसे को काउंट नहीं किया जाता, वो तो होगा, वो फिक्स नहीं है, प्रोडक्शन से जो पैसा है उसी को रखा जाता है। तो हम हमेशा जब भी इनकम का बात करेंगे नेशनल इनकम में, वो कौन सा इनकम होगा? फैक्टर इनकम होगा। ठीक है, और ये जो फैक्टर इनकम जो विदेश से हमारे देश के लोग लेके आ रहे हैं, इस कंसेप्ट को जानने के लिए रेसिडेंट ऑफ नेशन का कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी था। अच्छा, एक और चीज, कई बुक्स में आपने ये चीज देखा होगा कि वहां पे लिखा होगा कि रेसिडेंट वो आदमी होता है
जो 1 साल से ज्यादा कहीं भी स्टे कर रहा है, ठीक है। कई बुक्स में देखोगे ये लिखा हुआ रहता है कि रेसिडेंट इज अ पर्सन हु इज लिविंग और हु इज स्टेइंग, हु इज मींस कंज्यूमिंग फॉर मोर देन 1 ईयर इन एनी कंट्री, राइट। देखो ये एक हद तक ठीक है, बट इसको बेसिक नहीं बनाना, इसको एक पॉइंट मान लेना, बट इंपॉर्टेंट रखना किसको, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। इंपॉर्टेंट किसको रखना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। साल भर रह रहा है ठीक है, बट अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी और कंट्री में है या फिर उसके होम कंट्री में है, तो वो अपने होम कंट्री का ही है। जैसे मान लेते हैं कि कोहली साहब साल भर से ज्यादा कहीं रह रहे हैं, अपना अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना कैंप कर रहे हैं, या फिर कोई भी किसी ना किसी मतलब एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व है, तो साल भर से ज्यादा अगर कहीं बाहर हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो वहां के रेसिडेंट हो गए। ये देखना इंपॉर्टेंट है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेसिडेंट ऑफ नेशन का कंसेप्ट। आई होप क्लियर है। चलिए अभी डोमेस्टिक पढ़ लिया। डोमेस्टिक क्या था, डोमेस्टिक बताता है कहां, डोमेस्टिक बताता है प्लेस, रेसिडेंट बताता है पर्सन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। डोमेस्टिक बताता है प्लेस, डोमेस्टिक टेरिटरी से पता चला कि प्लेस कौन कौन सा है। रेसिडेंट बताता है पर्सन, कि कौन कौन से पर्सन इंडिया के लिए कमा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट को एकदम याद रखना। इसी से रिलेटेबल कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा नाफिया। क्या कंसेप्ट आता है, नाफिया। बच्चा लोग एकदम ध्यान से समझना, हमारे देश में जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट होता है, इनकम नेशनल इनकम जो काउंट करेंगे ना, फैक्टर इनकम जो जनरेट होता है, तो हमारे देश में जो जनरेट हो रहा है, हमारे देश में जो पैसा जनरेट हो रहा है वो तो ठीक है, वो क्या है, वो तो ठीक है। यानी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा जनरेट हो रहा है वो तो ऐड हो ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, दिक्कत उसका नहीं है। दिक्कत किस चीज की है ये समझना। दिक्कत इस चीज की है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये बाहर गए हैं कमाने, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डोमेस्टिक में तो नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन कहां नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो मैच है वो इंडिया में नहीं है, ये इंडिया के बाहर है। अभी मैच खेल रहे हैं ये बाहर, तो इंडिया के नेशनल इनकम में या इंडिया के टेरिटरी में तो वो आया ही नहीं। तो अगर इंडिया के टेरिटरी में नहीं आया तो क्या कोहली साहब का अर्न किया हुआ इनकम इंडिया का इनकम नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझना कि जनरली हम लोग नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या मानते हैं कि इट इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बट अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारा रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी पढ़ा है, हमारा रेसिडेंट कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो विदेश में कर रहा है और पैसे लेके इंडिया में आ रहा है, तो क्या वो पैसा इंडिया में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, राइट। इतना मेहनत करके ले आ रहे, पैसा तो हमारा होना चाहिए, इंडिया का पैसा है। तो ऐसे पैसे को जो इंडियन रेसिडेंट विदेश में जाके कमा के लेके आते हैं उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से आने वाला पैसा। क्या करना है इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है? इसको हमें ऐड करना है, क्योंकि ये इंडिया का इनकम है भाई, ये इंडिया का इनकम है, इसको हम मना नहीं कर सकते। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इनको तो सब लोग जानते होंगे, अभी बीच में बहुत फेमस हुई थी, है ना। अभी इन्होंने एक इंडिया में एक शादी में परफॉर्म किया, है ना। रियाना ने इंडिया में अंबानी के पास परफॉर्म किया। बढ़िया। अच्छा, फ्री में तो परफॉर्म नहीं किया होगा, पैसा तो लिया, अच्छा खासा पैसा लिया। अभी ये जो पैसा ली वो पैसा लेके इंडिया में ही खर्च की कि चल गोलगप्पा खाते, नहीं ना। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा लिए और चलो दादा गुजरात का कचौड़ी खाते, ऐसा नहीं है। ये पैसा लेके कहां चली गई?
अपने घर, अपने कंट्री जिसकी ये रेसिडेंट हैं, समझ में आ रहा है? तो वो पैसा इंडिया में रुका कि चला गया? ये पैसा इंडिया में आया, ये पैसा इंडिया से गया। क्या करना चाहिए इस पैसे को? इस पैसे को माइनस कर देना चाहिए। ये पैसा ऐड हो रहा था क्योंकि ये हमारा इनकम है, क्योंकि इसको अर्न करने वाला पैसा पर्सन जो है वो इंडिया का रेसिडेंट है। ये अर्न कर रही हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये अर्न कर रही हैं इंडिया में, बट इंडिया में अर्न करने के बावजूद ये अपने पैसे को लेके कहां चली जाएंगी? विदेश में चली जाएंगी। क्या कहलाए ये? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या कहलाए? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बढ़िया। तो ये जो दोनों कंसेप्ट बना, ये दोनों कंसेप्ट का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस नाफिया है। यही डिफरेंस क्या है? नाफिया। NFYA, कुछ बुक्स में बच्चा लोग NFIA लिखा हुआ है, बट मैं प्रेफर करता हूं NFYA। ठीक है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आप आजाद हैं। NFYA, NFIA। बढ़िया। क्या करना है? सिंपल सा बात है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एग्जांपल ले रहे हैं, 100 अगर इनकम विराट कोहली लेके आ रहे हैं और 80 इनकम अगर रिहाना लेके जा रही हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? दोनों का डिफरेंस 20 हो गया, और 20 हो गया हमारा NFYA। ये 20 क्या कहलाया? ये 20 हो गया हमारा NFYA। ठीक है। अच्छा सर, ये क्यों बता रहे हैं? ये क्यों बता रहे? ये इसलिए बता रहे क्योंकि नेशनल इनकम में दो कंसेप्ट आता है। नेशनल इनकम में कितना कंसेप्ट है? दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट होता है डोमेस्टिक इनकम और एक कंसेप्ट होता है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हम प्लेस को वैल्यू देते हैं। डोमेस्टिक इनकम में हम किसको वैल्यू देते हैं? प्लेस को। नेशनल इनकम में हम किसको वैल्यू देते हैं? पर्सन को। नेशनल इनकम में हम किसको वैल्यू देते हैं? पर्सन को वैल्यू देते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम जब प्लेस को वैल्यू देगा तो विराट कोहली के पैसे को हटा देगा और रिहाना के पैसे को ऐड कर लेगा। तो ये गलती ठीक करने के लिए नेशनल इनकम क्रिएटर्स ने नाफिया का कंसेप्ट दिया। बोला कि देखो भाई, डोमेस्टिक इनकम पहले काउंट कर लो, पहले काउंट कर लो कि इसमें जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, सबको काउंट करके एक जगह रख लो। उसके बाद जितना भी पैसा बाहर से लोग लेके आ रहे हैं उसको जोड़ देना, और जितना भी पैसा यहां पे विदेशी हैं जो कमा रहे हैं उनको माइनस कर देना। तो ये जब माइनस कर दोगे तो तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नेशनल कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा क्लियरली पढ़ेंगे, बट टिल देन आई थिंक आपको नाफिया का कंसेप्ट क्लियर है। नाफिया डिफाइन भी करना है तो कुछ ऐसे ही डिफाइन करना है कि नाफिया इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अभी आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे। ये पूरा का पूरा बेसिक्स का लेक्चर था। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो एग्रीगेट्स पे होगा, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे होगा। अच्छा, इसी में कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर सर्कुलर फ्लो आपने नहीं बताया। आई नो सर्कुलर फ्लो नहीं बताया। सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल का सेपरेट वीडियो आएगा। अच्छा, इसी में हम इंजेक्शन और लीकेज का भी कंसेप्ट करेंगे। तो इंजेक्शन और लीकेज आप नेशनल इनकम के बेसिक्स में नहीं पढ़ोगे, इंजेक्शन और लीकेज को हम सर्कुलर फ्लो के ही बेसिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, वो एक सेपरेट आएगा। 2 सेक्टर 3 सेक्टर एक वीडियो में एंड 4 सेक्टर अलग वीडियो में। वो छोटे छोटे वीडियोस होंगे जो सिर्फ सर्कुलर फ्लो और इंजेक्शन लीकेज को कंसिडर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है नेशनल इनकम पे, ताकि आपका नेशनल इनकम कवर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डीलिंग विथ जीडीपी, कि जीडीपी क्या होता है। नेक्स्ट, जीडीपी के कितने भाई बहन है भाई, कितने एग्रीगेट्स हैं, जैसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें एमपी और एफसी का कंसेप्ट आता है, जीडीपी एमपी का, मार्केट प्राइस एंड एफसी, बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा सर क्या बोल रहे,
कंसेप्ट है, इन सबको एग्रीगेट्स बोलते हैं। सबसे जान पहचान करना है, और सिर्फ जान पहचान नहीं करना है, फॉर्मूला बनाना सीखना है, यानी न्यूमेरिकल में स्टेप इन करना है, राइट। न्यूमेरिकल में स्टेप इन करना है कि एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्यों कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट सेशन का बेसिकली क्वेश्चन है जो मैंने पहले से आपको दे दिया, ठीक है। टिल देन प्लीज पेन डाउन कर लो, नोट करो, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन पूछो, बाकी बच्चों के साथ शेयर करो। जिनको लग रहा है कि नहीं नेशनल इनकम हार्ड है, उनको बताओ कि नेशनल इनकम हार्ड नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से अगर पढ़िएगा तो आपका नेशनल इनकम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप रिवाइजिंग, रिविजन इज द की टू स्कोर गुड, ठीक है। ओके एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।